तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एंशिएंट हिस्ट्री की पहली क्लास में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को एक शॉर्ट में ही हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग इसको कहानी के तौर पर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। हम लोग एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए, वैसे ख़त्म करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें तो देखिए, इसके जनक जो हैं, पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। इतिहास के जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को कहते हैं। प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें साक्ष्य और लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिला है। आद्यैतिहासिक काल में हम लोग को साक्ष्य मिला है, लेकिन वो पढ़ने लायक ही नहीं है, जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। ऐतिहासिक काल में हम लोग को साक्ष्य भी मिला है और पढ़ा भी गया है, जैसे कि 1600 की 1857 की क्रांति, ये सब हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल में बात करें तो इसको 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल मतलब कि पेलियोलिथिक काल, जैसे कि इसको अज्ञात से लेकर 10,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। मध्य पाषाण काल का मेसोलिथिक, यह 10,000 से लेकर 4,000 BC तक इसका टाइम पीरियड है। नव पाषाण काल का 4,000 से लेकर 2,500 BC तक इसका टाइम पीरियड है। आद्य ऐतिहासिक काल में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि 2,500 BC से लेकर 1,500 BC तक है। और वैदिक सभ्यता उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल भी इसको कहते हैं, जो कि 1,500 BC से लेकर 1,000 BC तक है। और उत्तर वैदिक काल जो है वो 1,000 से लेकर 600 BC तक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहला पॉइंट, प्रागैतिहासिक काल क्या है? तो इसमें मानव का विकास हम लोग जान लेंगे कि साक्ष्य, देखिए सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी दक्षिण अफ्रीका से मिला है। दूसरा मानव का साक्ष्य मिला हम लोग को जावा मानव, जो मिला जावा द्वीप से मिला। अगला साक्ष्य पैकिंग मानव के रूप में मिला, जो कि चीन में मिला। निएंडरथल जर्मनी से मिला। अगला साक्ष्य भी मानव का ही, जैसे कि हम लोग का मानव का जो साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस है, उसी तरीके से ये सब भी नाम था पहले। तो निएंडरथल था, जर्मनी से मिला है साक्ष्य। अगला जो है क्रोमेगनाव मानव, जो कि फ्रांस से ये साक्ष्य मिला है। साक्ष्य आधुनिक मानव को जानते हैं आप लोग कि होमो सेपियंस कहते हैं। 3 लाख पूर्व होमो सेपियंस नामक प्रजाति मिली, जो कि अफ्रीका में मिली। मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसको कहते हैं। 1859 ईस्वी में चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इनकी बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, चार्ल्स डार्विन ने दिया। डिसेंट ऑफ मैन 1871 में इनका ये बुक है। केवल वानर ही मनुष्य के करीब है, इन्होंने बताया चार्ल्स डार्विन ने। अब दोस्तों बात करते हैं पूरा पाषाण काल क्या होता है। तो पूरा पाषाण काल यानी कि इसमें मानव जो थे वो पत्थर का प्रयोग करते थे, गुफाओं में रहते थे और आग जलाना सीख लिए थे ये लोग। और मध्य पाषाण काल की बात करें तो यहाँ पर तीर कमान चला रहे थे सब मानव जो थे, शिकार शुरू कर दिया था, पशुपालन भी करते थे। पशुपालन का साक्ष्य हम लोग को आदमगढ़, जो कि MP में पड़ता है, वहाँ से हम लोग को साक्ष्य इसका मिला है। मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं इलाहाबाद में। अब दोस्तों बात करें कि जो मध्य पाषाण काल था, इसके बारे में किसने बताया? तो कार्लाइल ने बताया था, 1857 ईस्वी में बताया। अगला बात करें नव पाषाण काल, तो दोस्तों कृषि मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान से मिलता है। और जौ गेहूँ धान की खेती ये सब करते थे, जो कि धान की खेती का साक्ष्य हम लोग को इलाहाबाद से मिलता है, कोल्डिहवा। और दोस्तों इसमें नव पाषाण काल में पूजा ये सब करते थे, पहिया की खोज भी कर लिए थे, पालतू पशु इन लोगों का कुत्ता ये सब पालते थे, और तांबे की खोज भी ये लोग कर लिए थे। अब दोस्तों बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता। क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का जब खोज हुआ था तो हड़प्पा ही सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले ध्यान इस पर किसका गया? तो चार्ल्स मेसन का गया था 1826 ईस्वी में। 1853 और 1856 में कराची से लाहौर रेलवे साझा, मतलब कि रेलवे लाइन बिछ रही थी, उसी समय जब खुदाई हो रहा था तो हम लोग को ये हड़प्पा सभ्यता मिला। इसमें खोद रहे थे ये लोग, तो उसमें से अनेक अनेक सामान मिलने लगे, तो उसी का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। कनिंघम और बटन बद्दू उस समय यहाँ के क्या थे? शासक थे। और 1921 में जॉन मार्शल SI के अध्यक्ष भी बने थे। और 1921 में ही दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। इस सभ्यता का नाम जॉन मार्शल ने दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता भी है, क्योंकि वहाँ पर जब खुदाई हुआ था, यानी दाजला और फरात नदी के किनारे स्थित है मेसोपोटामिया, वहाँ जब खुदाई हुआ तो इस तरीके का, जो कि हड़प्पा में जैसे जैसे हम लोगों को दिखाई दिया, उसी तरीके से वहाँ भी मेसोपोटामिया में दिखाई दिया। ईरान, सीरिया, इराक क्षेत्र में यह मेसोपोटामिया का क्षेत्र जो है फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के काल की बात करें तो 2350 BC से लेकर 1750 BC तक माना जाता है। अगला बात करें जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रों में फैला हुआ, तो देखिए उत्तर में मांडा यानी कि चेना और जम्मू कश्मीर से लेके दक्षिण में दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी पर स्थित है यहाँ तक। और पूरब में आलमगीरपुर यानी UP से लेके हिंडन नदी किनारे स्थित है, यहाँ से लेके पश्चिम तक सुतकांगेडोर यानी कि पाकिस्तान दास्क नदी किनारे स्थित है, यहाँ तक आप लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, या फिर मेलुआ की सभ्यता भी इसको ही कहते हैं।
लिपि यहाँ की क्या थी दोस्तों, लिपि जब ये खोदा गया तो उसमें लिपि भावचित्रात्मक थी, भावचित्रात्मक लिपि थी। और ये लोग क्या करते थे कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे। हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन उस समय ये जो लिखाई थी उन लोगों की, जो लोग लिखे थे वो लोग लेफ्ट से राइट लिखे थे। चित्राक्षर यानी कि पिक्टोग्राफी इसको कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में स्थित है, 1921 में यह खोजा गया। रावी नदी के किनारे स्थित है, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करता है। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है, 1922 में खोजा गया। सिंधु नदी किनारे स्थित है। आर डी बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी इसके खोज करता है। अगला बात करें चनहुदड़ो, चनहुदड़ो की भी पाकिस्तान में स्थित है, 1931 में खोजा गया। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, मजुमदार जी ने इसको खोजा था। रोपण की बात करें तो जो पंजाब में स्थित है, 1953 में सतलज नदी के किनारे स्थित है, वत्स ने खोजा था। कालीबंगन की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में स्थित है, 1953 में खोजा गया। घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घोष जी ने खोजा था। अगला बात करें तो आलमगीरपुर जो कि यूपी में पड़ता है, 1958 में खोजा गया। हिंडन नदी के किनारे स्थित है, यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था। बनावली जो कि दोस्तों हरियाणा में स्थित है, 1973 में खोजा गया। सरस्वती नदी किनारे आर एस बिष्ट ने खोजा था। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, 1990 में भोगवा नदी किनारे स्थित है। और अगला बात करें तो राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, 1990 में खोजा गया था। घग्गर नदी किनारे स्थित है। और लोथल जो कि दोस्तों गुजरात में भोगवा नदी किनारे स्थित है। और दोस्तों पॉइंट है कि सर्वाधिक स्थल कहाँ से मिले हैं हम लोगों को, हड़प्पा के, तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात से मिले हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अवशेष क्या की सभ्यता से क्या क्या मिला है, तो उसके बारे में बात करें तो हड़प्पा, सबसे पहले खेती यहाँ पर कपास की हुई थी हड़प्पा में। हड़प्पा की में बात करें दोस्तों, यहाँ पर 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। बड़ा नहीं, सिर्फ 12 कक्षों वाला अन्नागार मिला है। जैसे कि 3 एक इस तरीके का था, तो 6 इधर बने थे, 6 इधर बने थे, इस तरीके से 12 कक्ष वाला अन्नागार यहाँ से मिला है हड़प्पा से। गेहूं जौ के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा में। स्वर्ण को दफनाने की प्रथा थी हड़प्पा में। तांबे की इक्का गाड़ी भी मिली है। और स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का चित्रण भी हम लोग को हड़प्पा से ही देखने को मिला है। मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो इसको मृतकों का टीला कहते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला नगर मोहनजोदड़ो है। विशाल अन्नागार है यहाँ पर विशाल अन्नागार है। और 12 कक्षों वाला अन्नागार हड़प्पा में है, लेकिन मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार है, बड़ा बड़ा है। विशाल स्नानागार है। सबसे बड़ी इमारत भी यहीं पर मिली है। और नटराज शिव की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से मिली। पशुपति की मूर्ति मिली। दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति मिली। और प्रत्येक मकान में कुएं का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह जो इस तरीके से बनता है, ये चिन्ह भी आप लोगों का मोहनजोदड़ो से मिला है। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी मिला है। और श्रृंगार का साक्ष्य भी यहीं से मिला है, श्रृंगार का साक्ष्य की ओर मिला है। और आगे की बात करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ से लिपस्टिक उपिस्टिक ये सब मिला है। तो चनहुदड़ो की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर गोल ईंटें यानी कि वक्राकार ईंटें मिली है। यहाँ से बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते का पदचिन्ह मिला है। चूड़ियाँ, लिपस्टिक, कंघा के साक्ष्य आप लोगों का चनहुदड़ो से मिले हैं। ये सब पूछेगा तो चनहुदड़ो, श्रृंगार का साक्ष्य पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। तो चूड़ियाँ, लिपस्टिक, कंघा का साक्ष्य चनहुदड़ो से मिला है। 4 पहियों वाली गाड़ी जहाँ कहाँ से मिली है तो चनहुदड़ो से मिले है। लोथल की बात करें दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता का वाणिज्यिक राजधानी थी। मृतकों का नगर कहते हैं इसको, मृतकों का नगर लोथल कहते हैं। मृतकों का टीला किसको कहते हैं आप लोगों का, तो मोहनजोदड़ो कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मानव निर्मित बंदरगाह लोथल से मिले हैं। बाजरा चावल के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। शतरंज का खेल, मनका बनाने के कारखाने लोथल से। युगल समाधि, हाथी दांत का स्केल, मम्मी का मॉडल यानी कि जो लोग जिनकी मृत्यु हो जाती थी उसको कपड़े में दफन करते थे और उसको एक सुरक्षित जगह रखते थे उसमें केमिकल डालकर, तो लोथल से मिले हैं ये सब। लोमड़ी और चिड़िया का चित्र लोथल से मिला है। घोड़े की अस्थियां मिली हैं लोथल से। सुरकोटजी यानी गुजरात से इसका साक्ष्य मिलता है हम लोगों को। सुरकोटजी जो है उससे हम लोगों को घोड़े की अस्थियां सुरकोटजी भी से भी मिला है, यहाँ जो कि गुजरात में पड़ता है, यहाँ से भी आप लोगों का घोड़े की अस्थियां मिली है। अब बात करें कालीबंगन की दोस्तों तो यहाँ से हम लोग को जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का हल मिला है। 7 हवन कुंड मिला है। चना मिला है। सरसों मिला है। ऊँट की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से कालीबंगन से। धौलावीरा से बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जल निकासी की उचित व्यवस्था देखने को मिली है। धौलावीरा में जलकुंड देखने को मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 64 मूल चिन्ह मिले हैं। व्यापार ये सब मतलब कि यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार का हम लोग का जो मतलब कि साक्ष्य मिला है, ऐसा पता लगा है कि ईरान और फारस से ये लोग करते थे। पतन का कारण इसका क्या था दोस्तों, तो बाढ़ था। बाढ़ आया और सब कुछ ढक गया, इसीलिए ना खुदाई के बाद हम लोगों को ये सब देखने को मिला है। खुदाई हुआ तभी मिला है, मिट्टी से सब कुछ ढक गया था बाढ़ के कारण। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता क्या होती है। तो भारत में हुआ यह वैदिक सभ्यता
पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का आप लोगों ने मैंने पहले ही बता दिया कि 1500 BC से लेके 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेके 600 BC तक था। वैदिक सभ्यता को निर्माण करता इसके कौन कौन थे? आर्य लोग थे। ये कहाँ से आए थे उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैक्स मूलर जो था वह आर्य मध्य एशिया का निवासी था, वहाँ से आया। संपूर्णानंद आल्प्स पर्वत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए थे। ये सब साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से देखने को मिला? बेकजगोई अभिलेख से मिला है, और कस्सी अभिलेख से ये सब साक्ष्य हम लोग को पता चला है कि ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और कौन कौन लोग आए थे। ये सब के बारे में हम लोग को बुगजगोई और कस्सी अभिलेख से देखने को मिला है। अब दोस्तों बात करें ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम के बारे में। नदी और उसका पुराना नाम क्या था? ये सब बहुत ही आसान है। सिंधु का नाम था सिंध या फिर हिरथ। झेलम का वितास था। चेनाब का अस्किनी। गंडक का सदानीरा। रावी का परुष्पणी। गोमती का गोमल। ब्यास का विपाशा। शत्रुज का शतुद्री। ये सब इसका पुराने नाम थे। सामाजिक दशा की बात करें दोस्तों, तो यह जो आर्य जो आए थे वैदिक सभ्यता में, इन सबों की सामाजिक दशा जो पितृसत्तात्मक थी, यानी कि पिता का ही बात माना जाएगा। और दोस्तों संस्कृत भाषा ये सब बोलते थे। शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। और रथ दौड़ और मनोरंजन का साधन था इनका, यानी कि रथ को दौड़ाते थे उस पर बैठ बैठ कर। ये सब इनका मनोरंजन का साधन था। और इनके प्रमुख देवता जो थे इंद्र थे। नाम कितनी बार लिया गया है दोस्तों? ये देखो, ये लोग जो है आर्य लोग, ये लोग इंद्र का नाम 250 बार लिए हैं। अग्नि का नाम जो है 200 बार लिए हैं। विष्णु का नाम 100 बार। शिव का नाम 3 बार। सिंधु का नाम 55 बार। सरस्वती का नाम 50 बार। यहाँ पर ये खत्म होता है। और वेद की बात करें 4 होते हैं। उपनिषद 108 होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा उपनिषद होता है बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, और सबसे छोटा मांडूक्य उपनिषद। ये दोनों अलग अलग हैं। यम नचिकेता संवाद जो है कठोपनिषद से लिया गया है, जिसमें कि एक छोटा बच्चा था, वो अपने पिताजी से पूछ रहा है कि आखिर में क्या होता है। बहुत सवाल जवाब कर रहा था। उसको कहा उनके पिताजी ने कि तुमको मैं यम के पास भेज दूंगा, और जिंदा उसको भेज दिया यम के पास। तो उसी का यहाँ पर जो कहानी है वो कठोपनिषद में देखने को मिलता है। वेदांग की बात करें 6 होते हैं, जैसे कि शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, व्याकरण। शिक्षा की बात करें तो उच्चारण के बारे में। कल्प जिसमें रस्में के बारे में लिखा गया है। निरुक्त में शब्द उत्पत्ति। छंद में तुक के बारे में। ज्योतिष व्याकरण आप लोग जानते ही हैं। रामायण की बात करें तो तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा, और वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में रामायण को लिखा है। अब दोस्तों बात करें रामायण को तमिल भाषा में किसने लिखा? तो कंबन ने। फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। बांग्ला में किसने लिखा? तो कृतवास ने लिखा। महाभारत वेद व्यास ने लिखा है। पुराण 18 होते हैं। रचयिता इसके लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र श्रवा को मानते हैं। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अब दोस्तों बात करें कि आश्रम व्यवस्था क्या थी, तो देखिए, ब्रह्मचर्य 0 से 25 साल आपकी उम्र है तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। और 25 से 50 साल हो गए तो आप लोग गृहस्थ धारण कर लीजिए, यानी कि शादी ब्याह कर लीजिए। अब तीसरा अवस्था है कि वानप्रस्थ। 50 से 75 साल आपकी उम्र हो गई है तो वानप्रस्थ धारण कीजिए। और 75 से 100 साल यदि आपकी उम्र है तो आप लोग संन्यास को चले जाइए। ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन लोग किसके अंडर आते हैं और वो धारण करिए। तो संस्कार की बात करें तो 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार केवल वंश वृद्धि के लिए, ये नहीं कि हाथी घोड़ा की तरह काम करें। आप लोग समझ रहे हैं। पुंसवन ये सब बताए गए हैं। पुंसवन जो कि उत्तम संतान के लिए होता है। जात तक कर्म होता है, जो कि बालक को दही घी पहले खिलाया जाता है, चटाया जाता है। फिर उसके बाद अन्नप्राशन होता है। फिर चुगकर्म होता है, यानी कि मुंडन होता है। फिर नामकरण होता है। फिर अंत्येष्टि होता है, यानी कि अंतिम संस्कार होता है। ये सब संस्कार हैं। वेद की बात करें तो 4 होते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, इसमें मंडल 10 होते हैं। सूक्त 1028 है। मंत्र 10,462 ऋचाएँ जिसको कहते हैं। शब्द की बात करें तो लगभग 1.5 लाख 1.5 लाख शब्द हैं। पढ़ने वाला को होत्री कहते हैं। 1.5 लाख शब्द आप लोगों को संविधान में भी देखने को मिलता है। तो पढ़ने वाले को, इसको हम लोग जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको होत्री कहते हैं। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र लिखा है, जिसमें सूर्य देवता को समर्पित है, विश्वामित्र ने दिया था। 7वां मंडल की बात करें तो दशरथ युद्ध से संबंधित है, रावी नदी के तट पर रावी नदी। और 8वां मंडल जो है हस्तलिखित रचना चरना के बारे में लिखा गया है, जिसको खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में इसके बारे में लिखा गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता के बारे में है। और 10वां मंडल में चतुस्वर्णीय व्यवस्था का उल्लेख है। चतुस्वर्णीय व्यवस्था मतलब ये होता है कि ब्राह्मण जो शिक्षा देगा उसको ब्राह्मण कहेंगे, जो रक्षा करेगा उसको क्षत्रिय कहेंगे, जो व्यापार करेगा उसको वैश्य कहेंगे, जो सेवा करेगा उसको शूद्र कहेंगे। कर्म के आधार पर, ना कि वंश के आधार पर। कर्म के आधार पर इनके कर्तव्य धर्म सूत्रों में बताए गए हैं कि कैसे कैसे जो लोग जो काम करेंगे उसका ये नाम होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आगे सामवेद के बारे में। सामवेद यह संगीत का वेद इसको हम लोग कहते हैं, यानी कि इसमें संगीत के बारे में बात किया गया है। स्वरों का इसमें ज़्यादा प्रयोग हुआ है। सबसे
और इसको पढ़ने वालों को हम लोग उद्रात्री कहते हैं। यजुर्वेद की बात करें तो यज्ञ, कर्मकांड, गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। और इसको जो पढ़ेगा उसको अधर्यु कहेंगे। अथर्ववेद में यह नया वेद है, जादू टोना, वशीकरण, कन्या जन्म की निंदा, यानी कि जैसे ही आर्य लोग आए वो लोग महिलाओं की निंदा करना स्टार्ट कर दिए, इसीलिए हम लोगों का भारत पीछे रह गया। तो इसमें कन्या जन्म की निंदा कहे हैं अथर्ववेद में। अब हम लोग बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ की। ये ऋग्वेद, यानी जैसे कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय कौशिकी होता है। सामवेद का पंचविश, षड्विश, जैमिनीय होता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके। और यजुर्वेद के जो दो शाखा हैं, कृष्ण शाखा, शुक्ल शाखा। कृष्ण शाखा में जो ब्राह्मण ग्रंथ है तैतरेय, और शुक्ल शाखा का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ यजुर्वेद का। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। बौद्ध धर्म की अब हम लोग बात करेंगे। संस्थापक सभी लोग जानते हैं गौतम बुद्ध जी हैं। इनको मानव प्रतिमा सबसे पहले पूजा गया किसका? गौतम बुद्ध जी का। शाक्य सिंह इसको कहते हैं, इनको कहते हैं शाक्य मुनि कहते हैं, तथागत भी कहते हैं। एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था 563 बीसी में। मृत्यु हुआ था आपका 483 बीसी में। 80 वर्ष जिए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी आप लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। पिता का नाम इनका शुद्धोदन था, शाक्य गणराज्य के राजा थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। माता माया देवी थी, माया देवी या फिर महामाया भी कहा जाता है। कोली वंश की, कोली गणराज्य की यह रहने वाली थी। और गौतम बुद्ध जी का जन्म आम्र वन में इनका जन्म हुआ। और इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता की मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद। मौसी इनकी प्रजापति गौतमी थी, और ये भी पहली शिष्या भी बनी, और इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया गौतम बुद्ध जी का। पत्नी यशोधरा थी। 16 वर्ष की उम्र में ही गौतम बुद्ध जी का इनसे विवाह हुआ था। पुत्र राहुल पैदा हुआ 12 वर्ष बाद। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि एक सभा होने वाली थी, तो इनके पिताजी कहे कि अब इसको घर से निकालना पड़ेगा, मतलब ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इनको घर में ही बंद कर दिए थे। मतलब कहीं जाने उन्हें नहीं देते, सिर्फ घर में ही रहने के लिए अनुमति थी। इधर उधर घूमना घर में ही, महल में ही। और शादी इसीलिए कर दी कि घर में ही रहेगा। एक साधु थे, बताए थे कि आगे चलकर यह सन्यासी धारण करेगा, इस तरीके से। तो आप लोग इनका कहानी जानते ही होंगे। तो देखिए 4 दृश्य देखिए, इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग, इधर उधर की नहीं। तो बीमार देखे, बूढ़ा व्यक्ति को देखे, मृत देखे, सन्यासी देखे। जब रथ पर बैठकर जा रहे थे अपने सारथी चन्ना के साथ, उनका घोड़े का नाम था कंथक, उसके साथ बैठकर जा रहे थे, तभी ये सब 4 दृश्य देखे। और कंथक से यानी चन्ना से पूछने लगे ये सब क्या है बच्चा। तो जो सारथी चन्ना था वो सब बताने लगा, और बताते ही उनका दिमाग परिवर्तन हो गया, और 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिए, जिसको हम लोग बौद्ध धर्म की भाषा में कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। 6 वर्ष तपस्या की। 35 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। निरंजन नदी के किनारे संपत्ति ग्राम में, बोध गया बिहार में। संबोधि इसको कहते हैं बौद्ध धर्म की भाषा में। क्या कहते हैं? संबोधि, यानी कि जैसे ही तपस्या ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जो कि यूपी में पड़ता है। धर्म चक्र प्रवर्तन, पहले उपदेश को हम लोग बौद्ध धर्म की भाषा में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। 5 ब्राह्मणों को दिया था। बुद्ध का समकालीन बिंबिसार को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। दूसरा उपदेश इन्होंने वाराणसी में यज्ञ श्रेष्ठी को दिया था। बौद्ध भिक्षु संघ, भिक्षुड़ी संघ वैशाली आनंद के कहने पर बना, और इनका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में। आप लोगों ने जरूर बताया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसको जो मृत्यु को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? महापरिनिर्माण, बौद्ध धर्म की भाषा में महापरिनिर्माण। इनका जन्म का जो प्रतीक है कमल साढ़े, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, गर्भ का प्रतीक हाथी, ज्ञान का प्रतीक पीपल, और सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया। अंतिम उपदेश श्रावस्ती में, वर्षावास इनका श्रावस्ती में हुआ है। गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है तो दुख का कारण है, और दुख का जब कारण है तो उसका निवारण भी होगा, और जब निवारण है तो उसको निवारण के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया। बौद्ध धर्म की जो भाषा है वह पाली भाषा है। वैशाख पूर्णिमा को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 10 सील दिए। और साहित्य की बात करें तो इन्होंने 3 त्रिपिटक दिए थे। विनय पिटक उपालि से संबंधित है। सूत पिटक आनंद से, अभिधर्म पिटक मोगलीपुत्र से संबंधित है। सूत पिटक जो है आनंद से संबंधित है। इसमें 2 अंग है, खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय। खुंदक निकाय में 549 जातक कथाएं, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद हैं। गौतम बुद्ध जी ने त्रिरत्न दिए थे, जिसका नाम है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध संगति 4 हुई थी। तो देखिए पहला राजगिरी में हुआ था 483 बीसी में। अजातशत्रु राजा था, और महाकश्यप अध्यक्ष था। वैशाली में बात करें तो वैशाली में हुआ था दूसरा बौद्ध संगति 383 बीसी में। कालाशोक राजा था, और सबाकामी जो था उसका अध्यक्ष था। पाटलिपुत्र में अगला बौद्ध संगति हुआ तीसरा 255 बीसी में। अशोक राजा था, और मोगलीपुत्र अध्यक्ष था। अगला कुंडलवन में हुआ था, पहली शताब्दी में हुआ था, यानी कि 2 AD में। कनिष्क राजा था, और वसुमित्र
उपाध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष था और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। अब दोस्तों बात करें तो चौथी बहुसंगति जब हुई तो उसी समय महायान और हीनयान में दो भागों में बटा। तो हीनयान उसे कहते हैं जो महात्मा बुद्ध की शिक्षा मानने वाले थे, और जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग अपना नियम बनाए, उसको हम लोग महायान कहेंगे। हीनयान जो गौतम बुद्ध की शिक्षा मानने वाले, इसके संस्थापक महाकश्यप थे। और इसको थेरावाद या फिर स्थिरवाद भी हम लोग हीनयान को कहते हैं। महायान को आप लोग जान लिए कि वसुमित्र इसका क्या था, संस्थापक था। बुद्ध के गुरु कौन थे, तो वैदिक शिक्षा बृहस्पति से लिए थे, सांख्य दर्शन का शिक्षा अलार कलाम से लिए थे, योग का शिक्षा रुडक रामपुत्र से लिए थे। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म एक प्रकार का मठ है, और हेमिस मठ जो है लद्दाख में एक, और लिंगम मठ जो है सिक्किम में एक है, और ताबो मठ जो है एक HP यानी कि HP मतलब कि हिमाचल प्रदेश में, और मैक्लोडगंज जो है एक धर्मशाला एक प्रकार का HP ये भी हिमाचल प्रदेश में है। ये सब मठ हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में जो जहाँ पर मंदिर वंदिर होता है उसको मठ कहते हैं। सिंपल सी बात है। तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में, बैलकुप्पे जो है कर्नाटक में ये मठ है। अब विभाषा शास्त्र पुस्तक के लेखक वसुमित्र जी हैं। बौद्ध चरित्र अश्वघोष का अन्य नाम है। और उसके बाद सौतरानंद वज्रसूची यानी कि वह स्वघोष की है, या स्वघोष को महापंडित, भारत का वाल्टेयर या फिर भारत का हेटे भी इसको ही कहते हैं। मान्यता क्या था, देखिए आत्मा को बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते थे, कर्मकांड को नहीं मानते थे, कर्म व्यवस्था को मानते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे। लेकिन वही जैन धर्म के आत्मा को भी मानते थे, पुनर्जन्म को भी मानते थे। अब हम लोग जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, पहले तीर्थंकर थे यह। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए। केसरिया देव आदिनाथ के नाम से भी पहले तीर्थंकर यानी कि ऋषभदेव को मानते हैं। इनका ऋषभदेव का प्रतीक जो था सांड या फिर बैल था। दूसरे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ जिसका प्रतीक हाथी, थर्ड संभवनाथ जिसका प्रतीक घोड़ा, 21वें नामीनाथ जिसका प्रतीक नीलकमल, 22वें अरिस्टिनेमी जिसका प्रतीक शंख, और अगले 23वें जो थे पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक सांप था। इन्होंने 4 नियम दिए थे, सत्य का पालन करो, हिंसा न करो, अस्त्य यानी कि चोरी न करो, अपरिग्रह यानी कि धन को संचय मत करो। अब हम बात करेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। इनको शेर या फिर सिंह भी कहते हैं। इनका जन्म 540 BC में हुआ था, या फिर 540 BC कहेंगे तो 468 में मृत्यु। यदि आप मानेंगे कि 599 BC में तो 527 BC में मृत्यु। इनका जन्म टोटल 72 साल मतलब जिए थे। कुंडल ग्राम में जन्म हुआ, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई जो कि पटना में पड़ता है। इन्होंने 5 नियम दिए थे। 4 नियम तो आप लोगों को पहले बताया था, 5वां नियम इन्होंने दिया था ब्रह्मचर्य का भी पालन करो। पिता इनके सिद्धार्थ थे जो कि ज्ञात्रक कुल के वंश के थे। माता इनकी त्रिशला थी जो कि लिच्छवी वंश की थी। चेतक की बहन थी, चेतक के बारे में आगे पढ़ेंगे। पुत्री इनकी अनुज्ञा थी, अनुज्ञा प्रियदर्शनी। और जमाई इनका दामाद यानी कि जमाली था। भाई इनका नंदीवर्धन, पत्नी यशोधरा नहीं यशोदा थी, यशोधरा नहीं, इनकी पत्नी यशोदा थी। भाषा इनकी प्राकृतिक भाषा थी। प्रथम शिष्य इनका जमाई यानी कि जमाली बना था। 30 वर्ष में इन्होंने घर को छोड़ दिया। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहले वर्ष इन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे तट पर मतलब कि स्वर्ण बालुका नदी के तट पर 1 साल तक तपस्या की, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। और बाद में 11 वर्ष इन्होंने मतलब सीखने को मिला, ऐसा बात नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। फिर 11 साल इन्होंने साल वृक्ष के नीचे, जो पालिका जो वृक्ष है उसके नीचे बैठकर तपस्या की और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वैशाख दशमी को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको सभी लोगों ने क्या कहा, जीन है ये, कैवल्य हैं, निर्ग्रंथ, आर्हत, ये सब नाम से इनको कहने लगे लोग। त्रिरत्न इन्होंने दिया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। जैन समितियाँ 2 हुई थी। पहला हुआ था पाटलिपुत्र में 300 BC में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अध्यक्ष उसका स्थूलभद्र था। और दूसरी वल्लभी में हुआ था जो गुजरात में पड़ता है, 512 AD में। अध्यक्ष इसका देवर्धि क्षमा श्रवण था। इन कसाएँ यानी कि दुख का कारण इन्होंने 4 बताया, क्रोध, माया, मान, लोभ। 4 प्रकार के यदि आप करेंगे तो दुख में रहेंगे। जैन धर्म की बात करें तो आगम, इसमें बात करें तो आगम उसको कहते हैं। 14 पूर्व, 12 उपांग और 6 छिद्र सूत्र हैं। जैन धर्म की शाखाएं 2 हैं। दिगंबर यानी कि जो लोग उत्तर भारत छोड़कर दक्षिण भारत में गए उसको दिगंबर कहेंगे, या फिर भद्रबाहु भी कहते हैं। क्यों गए थे, अकाल पड़ गया था उत्तर भारत में। और जो लोग यहीं पर रह गए उत्तर भारत में यानी कि उसको श्वेतांबर कहा गया, दक्षिण भारत में ही रहे, स्थूल भद्र उसको कहते हैं। ये उत्तर भारत होगा। उत्तर भारत में ही जो लोग रह गए उसको हम लोग कहेंगे कि वो लोग क्या थे,
स्थूल भद्र उसको कहेंगे या फिर श्वेतांबर करते थे। वे लोग श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र को पहनते थे। श्वेतांबर शाखा का प्रचार दक्षिण में जाकर किसने करा? तो सुहस्तिन ने दक्षिण भारत में जाकर प्रचार प्रसार किया, सुहस्तिन ने। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे धर्म अपनाने वाले शासक कौन कौन से थे। तो देखिए जैन धर्म अपनाने वाले शासक ये हैं, और बौद्ध धर्म अपनाने वाले और जैन धर्म अपनाने वाले। तो बौद्ध धर्म का जो है हर्ष के बापूजी, तो हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसूनजीत, उदयन, गोपाल जो कि पाल वंश का था, ये सब बौद्ध धर्म अपनाए थे। जैन धर्म कौन था? तो चेटक कासस, तो देखिए चेटक था, खारवेल था, अजातशत्रु था, अमोघ वर्ष था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उदयन था, संप्रीति अशोक का पोता था, यह भी था। इतने लोग जैन धर्म मानते थे। महाजनपद की बात करें 16 महाजनपद होते हैं। अंगुत्तर निकाय यानी कि बौद्ध धर्म जो था बौद्ध धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। हम लोग को पता चलता है इन सब से, यानी कि अंगुत्तर निकाय से बौद्ध धर्म के बारे में पता चलता है, भगवती सूत्र से जैन धर्म के बारे में पता चलता है। 14 राजतंत्र हैं और 2 गणतंत्र हैं, यानी कि जो राजतंत्र राजा का बेटा राजा होगा, और जो गणतंत्र 2 हैं, जो यानी कि वज्जी और मल्ल, लोगों के द्वारा इसमें यानी कि चुनाव होता था, लोगों के द्वारा राजा बनते थे। महाजनपद की बात करें और उसकी राजधानी, तो देखिए पहला महाजनपद मगध था, इसका राजधानी राजगिरी या फिर गिरिव्रज या फिर पाटलिपुत्र थी। अंग का चंपा, कौशल का श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन, नॉर्थ वाला उज्जैन था, और महिष्मती साउथ वाला था। गंधार का तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, और उसके बाद मत्स्य का विराटनगर, चेदी का शक्तिमती, और उसके बाद काशी का वाराणसी, पांचाल का अहिछत्र, नॉर्थ वाला अहिछत्र था, साउथ में इसकी राजधानी काम्पिल्य थी। वज्जी के वैशाली, कंबोज का हाटक, अस्मक का प्रतिष्ठान यानी पैठान, मल्ल का कुशीनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वत्स का कौशाम्बी। आगे बात करते हैं भारत की सीमाओं से बाहर जो था वह कंबोज और गंधार, ये जो थे भारत की सीमाओं से बाहर थे। दक्षिण में अकेला महाजनपद अस्मक था, सबसे पूर्व में अंग था, व्यापार में सबसे अच्छा यही था क्षेत्र। सबसे शक्तिशाली जो था वह मगध था। अब हम लोग बात करेंगे मगध। अब हम लोग का स्टार्ट होता है राजा मगध। इसका जो राजधानी राजगिरी, स्थापना इसका बृहद्रथ ने किया था। मगध का पहला शासक है हर्यक वंश। देखिए संस्थापक इसका बिंबिसार था। 544 से लेकर 492 BC तक यह गद्दी पर बैठा। पूरे 52 वर्ष तक यह गद्दी पर बैठा। सबसे ज़्यादा लंबा शासनकाल इसी का है, बिंबिसार का। इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि बिंबिसार को इसका पुत्र ही इसको मार दिया। तो देखिए इसने अंग को जीता और अजातशत्रु को दे दिया, लेकिन फिर भी अजातशत्रु ने अपने पिता को ही मारकर प्रथम पितृहंता बना और 492 से लेकर 460 BC तक गद्दी पर बैठ गया। 492 में गद्दी पर बैठा और 32 साल तक 460 BC तक बैठा रहा, और इनके 32 साल तक इसने राज किया। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 16 महाजनपदों का आप लोगों को चित्र देख लीजिए। कंबोज, गंधार यहाँ पर थे, कुरु यहाँ पर था, सूरसेन जो था यहाँ पर था, पंचाल, कौशल, वज्जी, मल्ल, अंग, काशी, मगध, वत्स, चेदी, अस्मक, अवंती, यानी कि इस तरीके से क्षेत्र में फैला हुआ था। मगध का एक राजा था बिंबिसार, इसका एक बेटा था राजवैद्य जीवक, और यहाँ पर राजा था यहाँ पर अवंती का प्रचंड घोत या पीलिया इसको हो गया था। और इसने क्या किया, यानी कि प्रचंड घोत अम्रपाली एक लड़की थी यहाँ की, तो काशी की थी, तो मतलब कि ये अम्रपाली जो बहुत सुंदर थी, तो ये जो था ना इसको मतलब कि सोचता था कि इससे मेरा विवाह हो जाए, लेकिन बिंबिसार ने इससे शादी किया था, और इसमें दुश्मनी हो गई, लेकिन इसको पीलिया हो गया। तो इसने राजा बिंबिसार जो था वो अपने बेटे जीवक को इसके पास भेजा, यह वैद्य था, इसके पास भेजा, और इसको जब सही हो गया तो ये दोनों मित्र आपस में बन गए, और ये इसकी अम्रपाली एक लड़की थी, इससे शादी हुआ था, और इसी का पुत्र था जीवक। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को दे दिया। अब देखिए बिंबिसार का विवाह 3 पत्नी इसकी थी। महाकोसला थी, और जो कि प्रसन्नजीत की बहन थी। दहेज में इसको काशी मिला था। इसका इनाम क्या है, अम्रपाली है। इसका महाकोसला भी नाम था। तो देखिए इसको दहेज में काशी मिला था ना बिंबिसार को, ये प्रसन्नजीत की बहन थी। और उसके बाद चेलना जो थी वह वैशाली यानी कि चेटक की पुत्री थी, चेलना, ये भी बिंबिसार की पत्नी थी। और अगली पत्नी इसकी क्षेमा थी, जो कि मद्र यानी कि पंजाब की राजकुमारी थी। 3 पत्नियां थी बिंबिसार की। और दोस्तों देखिए क्या हुआ ना कि अजातशत्रु जैसे ही आया गद्दी पर बैठा अपने पिताजी को मारकर, इसका अन्य नाम कुड़िक भी है,
और इसने शादी किया किससे? प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से। अब कैसे किया देखिए, जैसे बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया तो दहेज में जो प्रसेनजित जो था वह दहेज में काशी दिया था बिंबिसार को, तो काशी ले लिया। जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, काशी ले लिया। अब अजातशत्रु गुस्सा हो गया कि अरे यार काशी कैसे ले लिया, मेरे पिता का था वह। और क्या किया इसने ना कि इस पे हमला कर दिया, प्रसेनजित पर हमला करके उसकी पुत्री से भी शादी किया और फिर से दहेज में फिर से काशी वापस लेकर आ गया अजातशत्रु। फिर उसके बाद अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र की स्थापना किया उदयन ने और 460 से लेकर 444 बीसी तक ये गद्दी पर बैठा रहा। और यहाँ पर कुसुम पूरा भी इसको कहते हैं, गंगा गंडक सोन की नदी के स्थित है। और सेकंड पितृहंता भी हम उदयन को कहते हैं। और जैन भिक्षु भी उदयन था, यानी कि जैन भिक्षु धारण कर लिया बाद में। इसको पालक नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि हरेक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक था। इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया। यही नागदशक का ही मंत्री था शिशुनाग, इसने इसकी हत्या कर दी। फिर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। वाह। 412 से लेके 394 बीसी तक यह गद्दी पर बैठा रहा। अवंती का विलय मगध में किया कौन? शिशुनाग। और इसे राजधानी वैशाली बनाया। फिर उसके बाद इसका पुत्र था कालाशोक, यह आया गद्दी पर 394 से लेकर 366 बीसी तक। पुनः राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित कर दिया। और इसकी हत्या कौन किया? महापद्म नंद ने कर दिया। इसकी हत्या कर दिया और नंदवंश बसाया। देखिए नंदवंश अभी नहीं बसा क्योंकि 1 साल तक यह इधर उधर भ्रमण करता रहा। तब तक 1 साल कालाशोक जैसे ही मर गया, ऐसे नहीं मारा था महापद्म नंद, और इधर उधर घूमता रहा 1 साल तक। और नंदीवर्धन तब तक राज्य चलाता रहा। और इसकी अभी हत्या, ये सोचा कि मैं मार दिया हूँ तो अभी जाकर गद्दी पर बैठ जाऊँगा तो सभी को शक हो जाएगा, इसीलिए इधर उधर घूमता रहा। और नंदीवर्धन तब तक गद्दी पर बैठा रहा। फिर 1 साल बाद आया और इसको मारकर तुरंत अपना राज्य स्थापित कर दिया, नंदवंश। और 344 से लेकर 322 बीसी तक गद्दी पर बैठा। संस्थापक इसका महापद्म नंद था। उग्रसेन इसको कहते हैं। भगवान परशुराम का सेकंड अवतार इसको कहते हैं, या फिर सर्वछात्रक भी इसको ही कहते हैं, महापद्म नंद को। एक राट उपाधि धारण किया था इसने, महापद्म नंदवा ने। घनानंद इसके बाद गद्दी पर बैठा। सिकंदर के आक्रमण का समय इसी समय, यानी कि सिकंदर का आक्रमण घनानंद के समय ही हुआ था। घनानंद क्या करता था? टैक्स वसूलता था। कृष्यपाण मुद्रा भी यही चलाया घनानंद ने। सिकंदर के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। सिकंदर का भारत में आगमन हुआ था 326 बीसी में आया था, 325 बीसी में वापस चला गया। क्यों चला गया भाई? खैबर दर्रे से ये आया था, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैबर दर्रे से ये सब आते थे, एक ही रास्ता था आने का। इसके पिता फिलिप मकदूनिया मैसेडोनिया का शासक था। इसे एलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं सिकंदर को। 325 में पोरस से लड़ा था और हरा दिया उसको, हरा कर उसको बंदी बना दिया। कश्मीर की यह बात है, कश्मीर में ही पोरस का युद्ध हुआ था। और वहाँ का राजा तो जो था पोरस का, वो क्या करता था ना इस युद्ध में, हाइडेस्पीज वितास्ता झेलम का युद्ध भी इसको ही कहते हैं, पोरस का युद्ध को। इसकी पत्नी रेक्सोना थी। ये राखी बांधने वाला काम बताएं तो देखिए, रेक्सोना जो थी वह पोरस को जैसे ही बंदी बनाया ना, पोरस जब युद्ध लड़ा उसको बंदी बनाया, उसको लटका दिया था। लेकिन रेक्सोना और अलेक्जेंडर जब साथ गए तो पोरस लटक रहा था, फिर भी रेक्सोना को आँख मार रहा था, यानी कि देख रहा था इसको। तो देख रहा था ये सब, देख रहे थे ये सब दोनों, रेक्सोना पोरस। तो सिकंदर ने देख लिया, अरे यार ये सब क्या कर रहे हैं मेरे रहते हुए, इसको मैंने बंदी बनाया और ये सब देखिए अनन मटक्का कर रहे हैं। तो बस क्या किया, ऐसे रेक्सोना से कहा राखी बांध इसको, और रेक्सोना ने इसको राखी बांध दिया पोरस को। तभी से पोरस और सिकंदर के बीच दोस्ती हो गई और फिर उसके बाद काम हो गया। अब देखिए सिकंदर 19 महीने पोरस से दोस्त बना, 19 महीने पोरस का दोस्त बना रहा। और जो पोरस था वह साम्राज्य चीना व झेलम के मध्य था। और सेना ने कहा कि मैं ब्यास नदी पार नहीं करूंगा, क्योंकि आगे बढ़ना चाहते थे कि आगे हम लोग भी कि और हड़पें, तो नहीं हो पाया। लेकिन 323 बीसी में इसकी मृत्यु हुई बेबीलोन में सिकंदर की। और पूरी दुनिया का ये जीतने चला था लेकिन 5% ही जीता। इसके गुरु अरस्तु के गुरु प्लेटो के गुरु सुकरात। प्रिय पुस्तक इसकी कौन थी? इलियट ऑफ होमर, लेखक एरिस्टोबुलस। थल सेनापति, इसके पास थल सेनापति भी था। किसके पास? सिकंदरा के पास। ये इसका थल सेनापति कौन था? तो सेलुकस निकोटर था। और जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था। फिलिप को सत्ता सौंप दिया और भारत में फिलिप को सत्ता या सिकंदर सौंप दिया। और 323 बीसी में इसकी मृत्यु भी हो गई, यहाँ से चला गया। अब आगे की बात करते हैं। तो ये देखिए मैप, थोड़ा यहाँ पर पोरस था और यहाँ से इधर से सिकंदर आया। अब हम लोग बात करते हैं मौर्य वंश के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेकर 398 बीसी तक गद्दी पर बैठा। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर भारत का नेपोलियन
भारत का मैकियावेली, नेपोलियन नहीं, भारत का मैकियावेली, द प्रिंस भी इसको ही कहते हैं, यानी कि चाणक्य जी को कहते हैं। एंड्रोकोट्स, सेंड्रोकोट्स किसने कहा? तो यूनानी लेखकों ने कहा। यूनानी लेखक कौन था? तो विलियम जोन्स पहचान किया था इसका, और यूनानी लेखक इसका ही बेटा था जस्टिन। कार्नेलिया का इसकी माँ थी, कार्नेलिया, कार्नेलिया इसकी माँ थी, यानी कि माँ जो था चंद्रगुप्त मौर्य का पत्नी था, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य इसका पति था। और उसके बाद बात करें दोस्तों, तो इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की 2 पत्नियां थीं, दुर्धरा और हेलेना, जिसका नाम कार्नेलिया है। तो हेलेना, दुर्धरा जो था यह मतलब भारत की थी, इसका बेटा बिंदुसार था। अब दोस्तों बात करते हैं कि 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ ना कि सेल्यूकस निकेटर हार जाता है, और हार जाता है ना तो काबुल, गंधार, मरकाना, हेरात, अपनी बेटी कार्नेलिया सब कुछ देता है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। इसीलिए इसकी दूसरी पत्नी बनी कार्नेलिया। और सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिया? 50 हाथी दिया और कहा कि बच्चा इस पे बैठ और यहाँ से निकल ले। चंद्रगुप्त मौर्य हाथियों पर, सेल्यूकस निकेटर हाथियों पर बैठता है और वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद बात करें, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजा, और इसने ही बताया, मेगास्थनीज ने ही बताया कि 6.5 लाख की सेना थी चंद्रगुप्त मौर्य के पास। इसने बताया अपनी बुक में। इसकी बुक कौन थी? तो इंडिका, इंडिका इसकी बुक थी। पाटलिपुत्र का प्रशासन भी इसमें ही लिखा है, इंडिका में, इंडिका में ही सब कुछ बताया है मेगास्थनीज ने। अब देखो दोस्तों, देखिए कि यहाँ जो मैंने लाइन यहाँ पर खींचा है, यहाँ से लेके ये पूरा एरिया जो था, ये सब भारत का नक्शा आप लोगों को दिख रहा होगा, ये सब एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था। इसका सपना था अखंड भारत जीतने की, मगर फिर भी इतना जीता, सिर्फ नीचे का ये हिस्सा मतलब कि रह गया था, और सब कुछ जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब दोस्तों देखिए, अब आगे भी बात करेंगे। अशोक ने ये तो जीता ही था, साथ में ये यहाँ तक जीता था, ये यहाँ तक अशोक ने जीता था। सिर्फ इतना सा अशोक जब शासन किया तो इतना सिर्फ बच गया था, और चंद्रगुप्त मौर्य का इतना सिर्फ बच गया था, मतलब इतना तक नहीं जा पाया। अब दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया। तो किसने कराया? पुष्य राज्यपाल था एक, चंद्र के राज्यपाल पुष्यगुप्त ने कराया था। गुजरात में, सौराष्ट्र में जो सुदर्शन झील है वो गुजरात में है। और चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय में जैन भिक्षु बन गया, और शिक्षा इसको जैन भिक्षु की मरने की किससे मिला? तो भद्रबाहु से मिला। कर्नाटक में इसने क्या किया कि श्रवण बेलगोला के तट पर चंद्रगिरी पहाड़ियों पर गया, और संलेखना विधि द्वारा, मतलब कि बिना खाना पीना खाए इसने अपनी प्राण त्याग दिया। कहा कि मैं बिना खाना खाए ही अपना भूख त्याग करूँगा, और इसमें जो है जैन भिक्षु में यही होता है, बिना खाना पीना खाए मतलब कि अपने प्राणों को त्यागना होता है। तो इसने इसी तरीके से प्राण त्याग दिया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब दोस्तों आगे बात करते हैं बिंदुसार के बारे में। अब आप लोगों ने सोचा होगा बिंदुसार क्यों ही बना? वो जो कार्नेलिया थी इसका भी तो बेटा था जस्टिन, ये क्यों नहीं अगला शासक बना? क्यों नहीं बना? देखिए, चाणक्य जो थे, यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इन्होंने कहा कि देखो बच्चा, तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यदि लंबा शासन करना है तो देखिए इस विदेशियों को कभी मतलब शासन पे मत बैठाना, नहीं तो ये सब लूट कर लेकर चले जाएंगे। ये सब लूटते ही थे, लूट कर लेकर चले जाएंगे और तुम सिर्फ देखते ही रह जाओगे। इसीलिए दुर्धरा का बेटा बिंदुसार ही अगला राजा बना। लेकिन फिर भी देखिए, अब बिंदुसार 298 से लेकर 273 बीसी तक गद्दी पर बैठा। इसका अन्य नाम क्या था बिंदुसार का? अमित्रघात था। सिंह सेन भी इसका नाम था। इसके 2 पुत्र थे, किसके? बिंदुसार के, सुसीम और अशोक। अशोक छोटा था, सुसीम बड़ा था। इसका भी बेटा एक था निग्रोध। देखिए, अशोक को कहा ना बिंदुसार कि तुम अवंती का गवर्नर बनो, सुसीम को कहा कि तुम तक्षशिला का गवर्नर बनो। अशोक का एक सलाहकार था राधागुप्त, जो कि चाणक्य का पोता था। अब ये दोनों देखिए चाल कैसे चलेंगे। इसने क्या किया ना कि तक्षशिला पर विद्रोह हो गया, तो सुसीम तो गया ही गया, और बिंदुसार ने कहा कि अशोक तुम भी जाओ पीछे अपने भाई के, देखो कैसे वो लड़ रहा है, तुम भी देख कर सीखो हो। लेकिन अशोक बहुत ही चालाक था, इसने गया और गड्ढा खोद कर रखा था पहले, और सुसीम को उसी में धक्का देकर मार दिया। सुसीम को धक्का दिया गड्ढे में गिर गया और उसको मार दिया वहीं पर। और सुसीम का बेटा निग्रोध था, आगे चलकर इसका सलाहकार बनेगा अशोक का। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस आया। एंडियोकस ने भेजा था इसको, सीरिया का शासक था। यह आया था, क्या मांग रहा था कि सूखी अंजीर दे दो मुझे, और मदिरा दे दो, और एक दार्शनिक दे दो, क्योंकि भारत में तो दार्शनिक की कमी ही नहीं थी। लेकिन बिंदुसार ने मना कर दिया था, इसीलिए यह युद्ध हुआ और इसमें सुसीम मारा गया। चाल से अशोक ने मार दिया। ये सब चाल था चाणक्य का पोता, या सलाहकार जो था ये बहुत ही तेज तर्रार था, ये इसी को सिखाता था, और ये चढ़ बढ़ के इसको मार दिया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अशोक ने 99 भाइयों को मार कर गद्दी पर बैठा यह। तो 269 से लेकर 232 बीसी तक यह श्रीनगर यानी कि देवपत्तनम बसाया, नेपाल बसाया, यही बसाया अशोक ने। 10वें वर्ष क्या किया कि बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया।
261 बीसी में यह कलिंग युद्ध लड़ा और उसमें क्या किया इसने ना कि राजा पद्मा भवन इसको क्या किया, हरा दिया। हमको तो लगता है ना, आप लोग बताइए क्या किया। तो देखिए कलिंग युद्ध हुआ था ना, तो आखिर क्यों हुआ था? तो हुआ था इसके लिए कि पद्मानाभन जो था इसकी एक बेटी थी, तो इसको अशोक मांग रहा था कि मुझे दे दे, ये तेरे खेलने की चीज़ नहीं है। लेकिन यार कोई बात नहीं, कलिंग युद्ध हो गया। उड़ीसा में वो था, राजधानी तोसाली थी। और इसने मतलब कि कलिंग युद्ध में अशोक के 1 लाख सैनिक मारे गए और इसीलिए इसका हृदय परिवर्तन हो गया। और अशोक ने क्या किया कि धर्म घोष अपनाया, शांति की नीति पर चलने लगा। प्रेरणा इससे निग्रोध से मिली थी। किसका पुत्र था यह? सुसीम का पुत्र था निग्रोध। इससे ही प्रेरणा मिली और यह शिक्षा इसको किससे मिली? तो उपगुप्त से मिली। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया और पुत्र इसका महेंद्र, किसका? अशोक का पुत्र महेंद्र संघमित्रा चारुमती को श्रीलंका भेज दिया बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। मंझंती और मज्जिम को गंधार और हिमालय भेज दिया। अब बात करते हैं ये कौन थे मंझंती और मज्जिम, ये लोग उसी के दरबार में रहते थे। शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही करवाया था, शिलालेख स्टार्ट करवाया इसी ने। मास्की अभिलेख, कर्नाटक में गुर्जरा अभिलेख, भौरू अभिलेख। मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक के अन्य नाम पता चलते हैं, जैसे कि प्रियदर्शी नाम था इसका, प्रियदर्शी नाम था। देव नाम भी अशोक का ही था। फिर भौरू अभिलेख से राजस्थान में जो कि ये मगध का सम्राट स्वयं को बताया, इस अभिलेख से पता चलता है। अशोक की 3 पत्नियां थीं, देवी कारुबाकी, पद्मावती। तो देखिए देवी से कि महेंद्र संघमित्रा चारुमती तीन पैदा हुए थे, तीनों को भेज दिया श्रीलंका प्रचार करने के लिए। कारुबाकी के तीवर पुत्र था एक, और पद्मावती का कुणाल था, यही अगला उत्तराधिकारी बना इस अशोक के बाद। अब अशोक के इम्पोर्टेंट की बात करें, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की, तो देखिए अशोक के 14 शिलालेख थे, 7 स्तंभ लेख थे, गुहालेख 3 थे, कुल अभिलेख इसको 182 थे और 47 स्थान थे। तो देखिए 47 स्थानों पर मतलब थे। तो 7 स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली, ये टोपरा अभिलेख था एक, तो दिल्ली लेकर आया किसने? फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक लेकर आया यहाँ पर दिल्ली। अब उसके बाद मेरठ में एक था, तो दिल्ली लेकर आया यही फिरोज शाह तुगलक। एक कौशाम्बी में था स्तंभ लेख, जो कि यूपी में पड़ता है। लौरिया अरेराज बिहार में है, इसका स्तंभ लेख है। लौरिया नंदगढ़ बिहार में है। अशोक स्तंभ सारनाथ में है, रामपुरवा बिहार में है। अब हम लोग बात करें 14 शिलालेख में, तो पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा इसमें भी लिखा गया है, राज्य की समस्त प्रजा में पुत्र, इसके बारे में लिखा गया है। और दूसरा अभिलेख में है कि दक्षिण राज्यों में चेर चूल पांडव के बारे में लिखा है, पशु चिकित्सा के बारे में लिखा है दूसरे अभिलेख में, मतलब शिलालेख में। 6वें में लिखा है आत्मनियंत्रण कैसे करें। 8वें में लिखा है यात्रा के बारे में, धम्म यात्रा के बारे में। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और 14वें शिलालेख में स्तंभ मतलब कि धार्मिक सद्भावना का वर्णन है। 4 गुफा बनवाया कौन? अशोक ने, तो जिसका नाम था कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ये किसके लिए बनवाया? तो देखिए आजीवक संप्रदाय के लिए, जो भगवान को यानी कि भगवान पर विश्वास नहीं करते थे उनके लिए 4 गुफा बनवाया। संप्रदाय यानी कि संस्थापक इसके कौन थे आजीवक संप्रदाय के? तो संस्थापक मकली गोसाल थे। देखिए अशोक के बाद कुणाल आया, कुणाल के बाद संप्रीति आया, संप्रीति के बाद बृहद्रथ आया। यह मतलब कि मगध साम्राज्य का अंतिम यह शासक था और हत्या का पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। ठीक है, यहीं से यह काम खत्म होता है। देखिए हसीन मशूक शाह, ISPK गुप्तवर्धन। हर एक वंश कैसे कैसे हम लोग वंश पढ़ेंगे, एक बार इस पर नज़र डाल लीजिए और इसको लिख लीजिए, चाहे इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ये सीरियल से आप लोग याद करेंगे या फिर मतलब लिखे रहेंगे तो आप लोगों को याद में रहेगा। हम लोगों ने सबसे पहला हर एक वंश, शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश पढ़ा, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, फिर इंडो ग्रीक इसको पढ़ेंगे, फिर शक वंश को पढ़ेंगे, फिर पहलव वंश को पढ़ेंगे, फिर कुषाण वंश को, फिर गुप्त वंश को, फिर वर्धन वंश को हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से सीरियल वाइज। देखिए विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानी और यूनानी का सबसे पहले, लेकिन भारत आकर ये लोग चले गए थे, इसीलिए यहाँ से ISPK के यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब कि ISPK के यहाँ से विदेशी आक्रमण हुआ और फिर यहीं पर रहने लगे और यहाँ के राजाओं को मारने लगे ये सब। तो ये सब तो आए थे ईरानी यूनानी, लेकिन आकर चले गए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के बाद शुंग वंश। अब दोस्तों देखिए ब्राह्मण वंश यहाँ से स्टार्ट होता है 185 BC से लेके 73 BC तक शुंग वंश। इसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, राजधानी या विदिशा थी। बौद्ध धर्म का शत्रु था ये कौन? पुष्यमित्र शुंग। देखिए यह गद्दी पर बैठा 185 BC से लेकर 194 BC तक। वैदिक पुनर्जागरण का काल भी इसको कहते हैं। इसी के समय
में यवनों का आक्रमण यानी कि डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। इसने अशोक के 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण कराया जो कि एमपी में है। पुत्र इसका अग्निमित्र था, उत्तराधिकारी बना आगे चल के। विदर्भ का युद्ध इसी के समय हुआ था यज्ञसेन और अग्निमित्र के बीच में। क्यों हुआ था? देखिए, यज्ञसेन की एक बहन थी मालविका, अग्निमित्र और मालविका के बीच में प्रेम हो गया और क्या हुआ कि प्रेम हो गया और इसी का युद्ध हो गया भाई, प्रेम के कारण। और इसी में कालिदास इसी में मतलब कि टांग अड़ा दिए। टांग अड़ा ये कि प्रेम कथाएं लिख दिए। मालविका अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है? तो कालिदास जी हैं। इसी में इन दोनों की प्रेम कथा लिखी गई है। अब दोस्तों बात करें पतंजलि की, तो इसी के दरबार में थे 2 अश्वमेघ यज्ञ। योग शास्त्र के रचयिता ये पतंजलि। महाभाष्य यानी कि व्याकरण का जो है इसके भी रचयिता पतंजलि जी हैं। पाणिनि की बुक के अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर ये व्याकरण महाभाष्य लिखे थे। पतंजलि अयोध्या विलेख घनदेव ने जारी किया। और पतंजलि के बारे में अयोध्या विलेख से हम लोगों को पतंजलि के बारे में जानकारी मिलती है, बस कुछ नहीं है। खारवेल उड़ीसा का युद्ध हुआ था, शुंग इसमें हारा गया। खारवेल का संस्थापक महामेघवाहन जो कि चेदी यानी फिर कलजूरी वंश का शासक था, वंश का था यह महामेघवाहन। अब दोस्तों बात करते हैं कौरव वंश की, कुछ ज़्यादा नहीं है। 73 BC से लेकर 30 BC तक यह संस्थापक मतलब कि गद्दी पर बैठा। संस्थापक इसका वसुदेव थे, भूमिमित्र थे इसके अगले शासक। फिर अगले शासक सुशर्मन था जो कि लास्ट शासक था कौरव वंश का। इसकी 2 राजधानी थी, पाटलिपुत्र और विदिशा, जो कि एमपी में पड़ता है। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार में। सातवाहन वंश इसके बाद, ये वंश खत्म हो गया यहीं पर, कौरव वंश ज़्यादा कुछ नहीं। ये सातवाहन वंश आया, इसके संस्थापक सिमुक था। इसमें कुल 27 शासक थे, इसीलिए सातवाहन लिखा गया। क्या? नहीं जी, ऐसा नहीं है। तो देखिए इसका राजधानी जो था प्रतिष्ठान या फिर पैठान, महाराष्ट्र में पड़ता है। आंध्र का सातवाहन वंश भी इसको कहते हैं। किसको? सातवाहन वंश को। सातवाहन वंश की भाषा प्राकृतिक थी बच्चा। सिमुक का पुत्र सतकर्णी प्रथम था। सतकर्णी सिर्फ आएगा इसमें और कुछ नहीं है। सतकर्णी प्रथम, सतकर्णी द्वितीय, ये सब। सतकर्णी जो प्रथम था ये अमरावती इसने राजधानी बनाया। भूमि दान करना शुरू किया। यह सतकर्णी भूमि दान करते करते गरीब बन गया। नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि यह भूमि दान करता था। और सतकर्णी प्रथम इसने उपाधि धारण किया किसका? दक्षिणापथपति या फिर प्रतिष्ठानपति। वाह, क्या ये लोग उपाधि धारण करते थे, मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद इसके बाद सतकर्णी प्रथम के बाद हाल शासक आया। रचना इसने किया था एक गाथा सप्तशती। इसके दरबार में एक व्यक्ति थे सर्ववर्मन गुडासे। इसकी एक बुक थी बृहत कथा। ये प्रेरित हुआ था किससे? पंचतंत्र से ये बुक है। और सर्ववर्मन की एक बुक है तंत्राक। और ये सब जो दरबारी थे ना, ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे। इसके बाद हाल शासक के बाद गौतमी पुत्र सतकर्णी आया। इसने उपाधि धारण किया एका ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, त्रिसमुद्रपति। वाह, गौतमी पुत्र सतकर्णी इसने शक राजा नहपाल को हराया। वाह वाह वाह, क्या ये सब ऐसे युद्ध कर रहे हैं जैसे कि खेल है, मानना पड़ेगा इन लोगों को। वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी इसके बाद आया। यह पुलवामी भी इसको कहते हैं। इसने रुद्रदामन को हराया। अरे यार, क्या हरा रहे हैं ये लोग। इसके भाई शिवश्री सतकर्णी से रुद्रदामन के प्रति से विवाह कर दिया। ये मतलब थोड़ा सा हमको अथवा लगता था, ये जो वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी था कमज़ोर था। इसके भाई श्री सतकर्णी, शिव श्री सतकर्णी से रुद्रदामन की पुत्री जो थी उससे विवाह कर दिया। वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी के बाद यज्ञ श्री सतकर्णी राजगद्दी पर बैठा। और ये क्या कहना कि जलयान के चित्र वाले सिक्के चलाया, जलयान। अब इसके बाद भी ये कुछ मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद विजय सतकर्णी आया, अंतिम शासक था। यहीं से सतकर्णी यानी कि सातवाहन वंश का समापन होता है। आंध्र सातवाहन वंश ने क्या किया उसके बारे में थोड़ा जान ले तो सिक्के, सोने यानी शीशे के सिक्के ये सब चलाएँ। प्रोटीन और तांबे के सिक्के चलाए। व्यापारिक बंदरगाह इन समूह के 3 थे, भड़ोच, सोपारा, कल्याण। भड़ोच जो था वो गुजरात का था। वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया किसने? सातवाहन वंशों ने वर्ण व्यवस्था को खत्म किया। अब दोस्तों सातवाहन के बाद विदेशी आक्रमण आता है ISP के यानी कि हिंदवन। पहले इंडस वाला तो यानी कि हिंद यवन शासक। देखिए इसमें पहले बैक्टीरियन प्रदेश से आया एक व्यक्ति, अफगानिस्तान ईरान से आया। हिंदवन में सोने के सिक्के ये सब चलाना स्टार्ट किए। पहला शासक इसमें कौन था हिंद यवन में? तो डेमेट्रियस था, यह सीरिया का राजा था। इसके सेनापति इसका एक सेनापति था अपोलोडोट्स और मिनांडर, या फिर इसको मिलिंद भी कहते हैं। ये छोटा भाई था सेनापति डेमेट्रियस का। राजधानी इसने साकल यानी कि सियाकोट तक्षशिला को बनाया। और इसकी 2 शाखा थी, डेमेट्रियस और यूरके टाइट्स।
जो कि हेलिक्यूज यानी कि इसका उत्तराधिकारी जो था एंटियालकिड्स था। मिनांडर जो था नागसेन से वार्ता हुआ, इसका बौद्ध धर्म अपना लिया इसने, और इसकी बुक है मिलिंद पनहो। किसकी बुक है? मिनांडर की यानी कि मिलिंद की। यहाँ तक बात कर लिए थे हम लोग। तो एंटियालकिड्स जो था शुंग शासक यानी कि भागवत के दरबार में हेलियोडोरस दूत को भेजा था इसने, और यह विदिशा का गरुड़ स्तंभ बनवाया था किसने? थे हेलियोडोरस ने बनवाया था। अब दोस्तों बात करें इसका अंतिम शासक हिंदू यवन का, तो हर्मियस था। और यह भारत पर प्रभाव इसका क्या क्या पड़ा था? तो मुद्रा पर तिथि लिखवाए थे ये सब हिंदी यवन वाले, मतलब तिथि जैसे कि 1801 1802 इस तरीके से तिथि, जैसे हम लोगों का अब एक का सिक्का था उस पर लिखा रहता है 2002 2006 2010 2012 इस तरीके से। तो ये सब मुद्रा पर तिथि लिखवाना स्टार्ट किए। कैलेंडर में 7 दिनों का प्रयोग करना स्टार्ट किए। 12 राशि हैं यह सब बताए। पर्दा प्रथा यानी कि यावनिका प्रथा ये सब स्टार्ट कर दिए, ये सब हिंद यमन वाले विदेश का है। अब उसके बाद शक शासक आया, IS के बाद शक शासक आया, सीथियन था। मध्य एशिया से ये सब आए थे। स्वयं को ये लोग क्षत्रप कहते थे। पहला शासक मोगा था। 5 शाखा थी इनकी, अफगानिस्तान शाखा, पंजाब, मालवा, उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप। ये जो थे उत्तरी क्षत्रप यानी तक्षशिला से लेकर मथुरा क्षेत्र तक इन सबों का फैला था। पश्चिमी में नासिक से लेकर उज्जैन तक। पश्चिमी में रुद्रदामन प्रतापी शासक था। और जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में इससे पता चलता है, और सुदर्शन झील का निर्माण भी इसी से पता चला। निर्देश सुविशाखा से मिला। जूनागढ़ अभिलेख से हम लोग क्या पता चलता है कि शासकों के बारे में बताता है। यह 4 शासकों के बारे में, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और स्कंदगुप्त के बारे में हम लोगों को जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। उसके बाद पहला वंश आए, ईरान से ये सब आए थे। संस्थापक इसके मिथ्रेडेट्स थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कुषाण वंश आया, मध्य एशिया से आए थे ये लोग, यूची जाति के थे। ऊंची नहीं, यूची जाति के लोग थे। संस्थापक इसके कुजुल कटफुसस थे। ज़्यादा ये सब थोड़ा जैसे संस्थापक और ये कुषाण वंश ये इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं है। वास्तविक संस्था थी इसकी विम कटफिसस। वास्तविक संस्थापक विम कटफिसस थे। सोने के सिक्के यही चलाया था, और एक तरफ यूनानी लिपि, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि सोने के सिक्के पर लिखा जाता था, और एक तरफ यूनानी लिपि, दूसरी तरफ खरोष्टी लिपि, उसमें शिव, नंदी बैल, त्रिशूल आदि आकृति छपवाया था। कौन? विम कटफिसस ने। उपाधि इसने धारण किया किसका? सम्राटों का सम्राट, देवपुत्र, ये सब उपाधि धारण किया। ये कौन? यही जो था कुजुल कटफिसस। हम लोग बात कर रहे थे जैसे यहाँ पर तक्षशिला था मैप में, थोड़ा उत्तरी क्षत्रप यहाँ पर था, मथुरा यहाँ पर, उज्जैन यहाँ पर उस समय, पश्चिमी क्षत्रप नासिक। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अगला शासक कनिष्क। 78 AD से लेकर 110 AD तक यह गद्दी पर बैठा। शक संवत इसने ही चलाया था कनिष्क ने। इसकी 2 राजधानी थी, परस्पुर यानी कि पेशावर और मथुरा। 4 बहुसंगतियाँ इसी के समय हुई थी। चौथी बहुसंगति महायान हीनयान में बटा इसी के समय। गंधार कला, मथुरा कला का विकास कनिष्क ने कराया। शुद्ध सोने का सिक्का कनिष्क ने चलाया। यूनानी सूर्य देवता हेलियोक्लिज का चित्र भी इसी ने बनवाया। दरबारी इसका अश्वघोष था। एक चरक था जो कि चिकित्सक था। चरक संहिता बुक किसकी है? नागार्जुन एक दरबारी था। शून्यवाद सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी इसी का दरबारी नागार्जुन ने दिया। वसुमित्र भी इसका दरबारी था। नागार्जुन ने और क्या किया? भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं इसको। इसकी बुक है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। इसकी एक बुक है नागार्जुन की, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। अब हम लोग दोस्तों गुप्त काल के बारे में, गुप्त वंश के बारे में बात करेंगे। देखिए ये गुप्त वंश जो है 319 AD से लेकर 540 AD तक इसका शासन था। संस्थापक श्रीगुप्त था। वास्तविक इसका जो संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम, जो कि 319 से लेकर 334 AD तक गद्दी पर बैठा। गुप्त संवत 319 AD में जो था राजा रानी का सिक्का चलाया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि गुप्त वंश का। पत्नी की याद में इसने कुमार देवी यानी कि लिच्छवी की एक राजकुमारी थी, इसकी याद में मतलब राजा रानी का सिक्का चलाया चंद्रगुप्त प्रथम जो था। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आया। 335 AD से लेकर 380 AD तक गद्दी पर बैठा। भारत का नेपोलियन भी इसको कहते हैं। विंसेंट स्मिथ यानी कि बुक इसकी है ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट भी इसको कहते हैं, मतलब कि समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ। 9वां शासक, मतलब कि इसने क्या किया ना, समुद्रगुप्त ने 9 शासक को, नॉर्थ के 9 शासक और साउथ के 12 शासकों को इसने हराया। कौन? समुद्रगुप्त ने। इसको कविराज, परम भागवत,
का उपाधि धारण किया इसने, पराक्रमांक या फिर व्याघ्र प्रकारांक इसको कहते हैं। और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए एक मतलब कि वीणा बजाते हुए का चित्र भी इसने बनवाया। संगीत प्रेमी था समुद्रगुप्त। प्रयाग सशक्ति अभिलेख में लिखा गया है कि हरिसेन ने लिखा इसको कि इसका एक दरबारी था मतलब समुद्रगुप्त का, कि धर्म विजय बताया जो 9 युद्ध और 12 शासकों 9 शासकों को जो हराया ना, तो उसको धर्म विजय कहा। किसने? हरिसेन ने। इसके पास नेवी थी, किसके पास? समुद्रगुप्त के पास। समुद्र नाम ये इसका, इसीलिए एरन अभिलेख से पता चलता है हम लोगों को क्या कि भानुगुप्त जारी कराया था सती प्रथा का उल्लेख। इससे हम लोगों को भानुगुप्त से पता चलता है। और भानुगुप्त इसका मंत्री था, किसका? समुद्रगुप्त का। गोपाल राज इसने भानुगुप्त ने जारी करवाया सती प्रथा। देखिए मंत्री था इसका भानुगुप्त, तो मंत्री जो था ना, तो गोपाल राज मृत्यु पत्नी सती हो जाती है। यानी कि गोपाल राज एक लड़की थी, उसकी एक मतलब आदमी था, उसकी मृत्यु होती है, साथ में उसकी पत्नी को भी जला दिया। कौन? भानुगुप्त ने, कि सती प्रथा जारी कराया था ना, इसीलिए जला दिया। ये सब सती प्रथा को जारी करा दी गई। जैसे पति की मृत्यु होगी तो पत्नी जिंदा रहे तो उसको भी साथ में जलना ही पड़ेगा। इसके 2 पुत्र थे समुद्रगुप्त के, पहला था रामगुप्त, दूसरा था चंद्रगुप्त सेकेंड था। तो देखिए क्या होना, रामगुप्त ये कमज़ोर था मतलब, तो इसकी एक पत्नी थी ध्रुव देवी। ध्रुव देवी इस पर नज़र गई। एक शख्स शासक था रुद्र थर्ड, इसकी नज़र ध्रुव देवी पर गई और ध्रुव देवी ने अपने पति से कहा कि रामगुप्त देख, ये मेरे को देख रहा है, तुम क्या कर इसको मार दे। लेकिन रामगुप्त कहा अरे छोड़ो जाने दो, कोई बात नहीं, देखने दो ना। लेकिन ध्रुव देवी गुस्सा हो गई, अरे ये मेरा बात नहीं मार रहा है। ये गई अपने देवर के पास, चंद्रगुप्त सेकंड के पास, कहा कि देवर जी देखिए वो मेरे को ताक रहा है, आप उसको मार दो, मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अब क्या गया, चंद्रगुप्त सेकंड कहा अरे वाह बहुत बढ़िया टाइम है। इसने रुद्र थर्ड को मार दिया उसको, और फिर उसके बाद साथ में रामगुप्त को भी मार दिया और इसकी पत्नी से ध्रुव देवी से शादी कर लिया। और स्टार्ट हो गया चंद्रगुप्त सेकंड, इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। 380 AD से लेकर 414 AD तक यह गद्दी पर बैठा। ध्रुव देवी, इसका बुक एक है देवी चंद्रगुप्तम, इसमें इसके बारे में लिखा गया है। विशाखा दत्त इसके लेखक हैं। और उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त सेकंड जो है गुप्त में पहला शासक था, चांदी का सिक्का इसने चलाया, पहला शासक है। प्रवरसेन, साकारी, विक्रमांक, भगवत, परम भागवत, देवराज, देवर्षि, देवश्री उपाधि इसको मिली है चंद्रगुप्त सेकंड को। दरबार में इसके 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में 9 रत्न थे। कालिदास पहले की बात करें, पहला कालिदास जी थे, भारत का शेक्सपियर इनको कहते हैं। इनकी एक बुक थी मेघदूत, रघुवंशम, मालविका, अग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, दुष्यंत, शकुंतला प्रेम कथा, इसके बारे में लिखा गया है। विक्रमो वर्षियम, उर्वशी, परुरवा और कुमार संभव, इन सब की बुक है। किसकी? कालिदास जी की। चंद्रगुप्त सेकंड की दूसरा नवरत्न जो था उसका नाम था वाराह मिहिर। इसको मिहिर की झोपड़ी, मिहिर की हवेली चंद्रगुप्त सेकंड ने दिया था इसको, मिहिर की हवेली। ये जो था ना वाराह मिहिर, यह खगोल और गणित का जानकार था। इसने वृहत संहिता एक बुक लिखी थी। वर रुचि एक था। अगला मतलब कि क्या था, चौथा अगला मतलब कि जो रत्न था आपका वर रुचि था। और अगला शंक जो कि वास्तुकार था। फिर अगला एक रत्न था, इसका नाम था छपड़क जो कि ज्योतिष था। अगला जो था छठवां बेताल भट्ट, ये जादूगर था। अगला रत्न था घटकर पर, यह सलाहकार था इसका चंद्रगुप्त सेकंड का। और उसके बाद धनवंतरी था या चिकित्सक था। अमर सिंह 9वां रत्न था। चंद्रगुप्त सेकंड था। चंद्रगुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल भी कहते हैं। आर्यभट्ट की एक बुक है सूर्य सिद्धांत। और इतिहास काल मतलब कि शूद्रक बुक एक है मृच्छकटिकम। और वात्स्यायन की एक बुक है कामसूत्र। ये सब बुक है, इसको याद कर लीजिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि उज्जैन। यहीं पर 9 रत्नों को यानी कि इन सबको यहीं पर रखता था कि उसको सलाह वलाह लेंगे जो भी, इसीलिए आगे बढ़ा। फाहियान आया इसी के समय, चंद्रगुप्त सेकंड के समय। प्रथम चीनी यात्री आया था 399 AD से लेकर 414 AD तक यह रहा। और इसकी एक बुक थी फाकियों की। इसकी एक पुत्री थी चंद्रगुप्त सेकंड की प्रभावती गुप्त। इसकी शादी करवाया था वाकाटक नरेश रुद्र सेकंड से। अब उसके बाद इसका एक पुत्र कुमारगुप्त था, 414 से लेकर 454 AD तक गद्दी पर बैठा। मयूर आकृति वाले राज सिक्के का रजत सिक्का चलाया किसने? कुमारगुप्त ने। पहला गरुड़ का था, फिर उसके बाद
पहले गरुड़ का सिक्का चलता था, लेकिन फिर उसके बाद इसने मयूर का सिक्का चलाने लगा। उपाधि से क्यों मिली थी श्री महेंद्र की। नालंदा विश्वविद्यालय ने कि बिहार को किसने बनवाया, कुमारगुप्त ने बनवाया था। 1199 में खिलजी इसको नष्ट कर दिया आकर। और उसके बाद स्कंदगुप्त 454 से लेकर 467 AD तक स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। यह पहला हुण आक्रमण इसी के समय हुआ। और उसके बाद 462 AD में हुणों का आक्रमण हुआ था इस पर। और सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार किसने कराया, तो स्कंदगुप्त ने कराया। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, कुमारगुप्त थर्ड था। और उसके बाद गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, बिना जोते हुए भूमि को इन सब क्या कहते थे कि प्रहत कहते थे। ये सब भू राजस्व को 1/6 लगता था इन सबों में। भटकर को पुलिस कर कहते थे, पुलिसजर कहते थे। और चाटकर मतलब क्या था कि लुटेरों पर जो कर लगता था उसको चाटकर कहते थे ये लोग। गुप्तों ने क्या क्या बनवाया, देखिए भूमरा का शिव मंदिर जो कि नागौद MP में है, इन सबों ने बनवाया गुप्त वंश ने। और तिकवा का विष्णु मंदिर जबलपुर में है जो कि MP में पड़ता है। दशावतार का मंदिर विष्णु को समर्पित है देवगढ़ जो कि झांसी UP में पड़ता है, इन सब ने बनवाया। एरण का विष्णु मंदिर विष्णु टेम्पल MP में है, इन सब ने ही बनवाया। भीतर गांव का लक्ष्मण जो टेम्पल है कानपुर में, इन सब ने ही बनवाया, गुप्तों ने ही बनवाया इसको। अजंता की गुफाएं बात करें जिसमें कि 29 गुफाएं औरंगजेब मतलब औरंगाबाद में स्थित है महाराष्ट्र में। तो इन सब को भी गुप्त ने ही बनवाया था, गुप्त वंश के राजाओं ने। 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत में भी यह अजंता की गुफाएं शामिल है। सिक्के देखिए, इन सब ने सिक्के जो चलाए थे दिनार, वो सब सोने के सिक्के थे। दिनार सोने के सिक्के को दिनार कहते थे, चांदी के रुपयक, तांबे के सिक्के को कौड़ी, ये सब होता था इन सब के मतलब गुप्त काल गुप्त वंश में। थानेश्वर का पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। अब अगला वंश आएगा वर्धन वंश। हसीन मसुक शाह ISP के गुप्तवर्धन लास्ट वंश है गुप्तवर्धन, यानी कि गुप्त के बाद वर्धन वंश है। तो ये हरियाणा में था। संस्थापक इसका पुष्यभूति था। देखिए, प्रभाकर वर्धन एक थे राजा। क्या हुआ ना कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो देखिए, प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक पुत्री थी। राजवर्धन और हर्षवर्धन पुत्र थे और पुत्री एक राजश्री थी। क्या हुआ, राजश्री की शादी कराए थे ग्रीवर्मन से, लेकिन ये 2 शासक थे देवगुप्त और शशांक। ये मालवा का था, ये गौड़ यानी कि बंगाल का था। ये दोनों सोचते थे कि इन सबको मारकर हम लोग क्या करें, अपना राजस्व जमाएं। तो इसने क्या किया ना, ये दोनों मिलकर हत्या किए थे ग्रीवर्मन की जो कि राजश्री का पति था, इसको मार दिए थे और राजश्री को किडनैप कर लिए। फिर उसके बाद इन दोनों ने क्या किया कि जैसे कि हुणों का आक्रमण हुआ था इसी के समय, तो राजवर्धन गया था इस सब से लड़ने के लिए। तो ये सब दोनों मिलकर गए और इसको राजवर्धन को भी मार दिया और गद्दी पर बैठ गए। ये हर्षवर्धन जो था ये छोटा था, 16 साल का था। तो इसको ये प्रभाकर वर्धन क्या किया, लेकर चला गया, कहीं भाग गया। तो देखिए, अब उसके बाद क्या हुआ ना कि अगला शासक मतलब फिर क्या हुआ कि हर्षवर्धन आया, बड़ा हो गया। तो 606 AD से लेके 647 AD तक गद्दी पर बैठा। सबसे पहले इसने क्या किया कि पहले अपनी बहन को खोजा। आखिर मेरी बहन को ये दोनों लेकर कहाँ गए हैं, उन दोनों भिक्षुओं की मदद से खोजा और खोज कर अपनी बहन को खोजा और इन दोनों को मारकर गद्दी पर बैठा 606 से लेकर 647 AD तक। 606 में ये गद्दी पर बैठा। इस राजधानी बनाया कन्नौज। 3 नाटक थे इसके, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन का दरबारी कवि एक था वाण भट्ट और मयूर भट्ट। वाण भट्ट जो था हर्षचरित्र कादम्बरी इसकी बुक है एक, मयूर भट्ट की बुक है सूर्य शतक इसकी बुक है। अब हम लोग बात करें 1630 में ह्वेनसांग आया था जैसे भारत में, तो यात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसको ह्वेनसांग को। और इसके स्वागत में 2 महासम्मेलन हुआ था, एक प्रयागराज में एक कन्नौज में हुआ था। अब दोस्तों ह्वेनसांग जो इसको शाक्य मुनि भी कहते हैं, स्यांग भी कहते हैं। इसकी एक बुक है CU की। इसमें क्या लिखा है, तो व्यापार का केंद्र बताया है किसको, कन्नौज को। मथुरा को सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है बच्चा। और ह्वेनसांग ने नालंदा में 18 महीना पढ़ा था। देखिए, हर्ष की सेना क्या थी, चतुश्रंगीय सेना थी। सेनापति इसके सिंहनाद जी थे। और कुंभ मेला शुरू हुआ था किसके समय, तो हर्षवर्धन के समय। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन यहाँ पर क्या हुआ, कुंभ मेला स्टार्ट हुआ, इसी के समय हुआ था। महामोक्षम परिषद का आयोजन भी हुआ। 2 पुत्र इसके थे, एक पुत्री थी। 2 पुत्र कौन कौन थे, वाग्यवर्धन और कल्याणवर्धन। इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु कर दिया किसी ने। और इसकी एक पुत्री थी ध्रुवसेन सेकंड, और इसकी शादी करा दिया। बौद्ध धर्म अपना लिया लास्ट में और इसकी मृत्यु भी हो गई लास्ट में। और यहीं से दोस्तों हम लोगों का ये जो वर्धन वंश है ये भी खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा और इसको जान लेते हैं।
कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष क्या होता है? तो देखिए, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, ये हम लोगों का इंडिया है, भारत है। यहाँ पर गुजरात प्रतिहार वंश था, यहाँ इतने क्षेत्र में पाल वंश फैला हुआ था, इतने क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश था। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा मतलब शक्तिशाली था, तो ये पाल वंश पर आक्रमण कर देता है। प्रथम युद्ध हुआ, गुर्जर जीता, यानी कि ये प्रतिहार वंश वाले, गुर्जर प्रतिहार वाले जीत गया, और इस युद्ध को नाम दिया इंदिरा युद्ध। और इसमें जब जीत गया ना, तो पाल वंश बड़ा बेचारा धर्मपाल इसका शासक था, ये थोड़ा उदास हो गया, तो राष्ट्रकूट के पास गया, कहा कि देख भाई, इसने मेरे को जीत लिया, अब तू बता क्या करें। तो इसने दोनों की मित्रता हो गई, कहा कि चलो हम लोग मित्रता कर लेते हैं और इसको हरा कर पूरा हड़प लेंगे। तो इन दोनों मित्रता अपने में कर लेते हैं, और ये दोनों मिलकर गुर्जर को हरा देते हैं, और इस युद्ध को कहते हैं हम लोग चक्रा युद्ध। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था वत्सराज शासक, और यहाँ पर राष्ट्रकूट का ध्रुव शासक था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि संस्थापक इसके नाग भट्ट प्रथम थे, अंतिम शासक, इस सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एलोरा की गुफा बनवाया था राष्ट्रकूट का शासक। 1 से 12 तक, मतलब कि 1 से 12 तक गुफा, कुल 34 गुफाएं थी। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए, 13 से 29 तक हिंदू धर्म के लिए, 30 से 34 तक जैन धर्म के लिए गुफा बनवाया राष्ट्रकूट वाले। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और जानकारी प्राप्त करें तो देखिए, वातापी के चालों के सामान थे अल मसूरी, अल बौरा, अल जुर्ज अरबी, ये सब थे। और वेनसांग जो था कोचेलो कहा इसको, किसको? गुर्जर प्रतिहारों को। अब देखिए, नाग भट्ट सेकेंड जो था यह, और उसके बाद नाग भट्ट सेकेंड के बाद कौन आया? रामभद्र आया गुर्जर प्रतिहार वंश में। फिर सम्राट मिहिर भोज आया, अगला शासक हैं ये सब आए। फिर मिहिर भोज ने क्या किया कि सुलेमान अरब यात्री इसके समय ही आया था, वैष्णव धर्म मानता था यह सम्राट मिहिर भोज। और 836 से लेके 865 ईस्वी तक रहा गद्दी पर। आदिवराह भी इसको ही कहते हैं, सम्राट मिहिर भोज को। इसके बाद महेंद्रपाल आया, इसके दरबार में एक कवि थे राजशेखर, इनकी एक बुक थी बाल भरत कर्पूर मंजरी। फिर उसके बाद काव्य मीमांसा हर विलास, ये राजशेखर की बुक है। इसके बाद महिपाल आया, इसका दरबारी अल मसूदी था। इसके बाद इसका एक राज्यपाल था। गजनवी का आक्रमण 1018 में हुआ था इसी के समय। फिर इसके बाद यशपाल था, अंतिम शासक यशपाल था, किसका? गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। इसके बाद गुर्जर प्रतिहार खत्म, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर राष्ट्रकूट के बारे में बात करें तो 753 एडी से लेके 973 एडी तक ये थे। चालुक्य के सामंत थे, संस्थापक दंती दुर्ग था, राजधानी मालखेड़ या फिर मान्यखेत थी। चाचा इसका कृष्ण प्रथम था। एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में जो स्थित है, इसी ने बनवाया। फिर अमोघ वर्ष इसी के शासन में हुआ था। अमोघ वर्ष जो था कविराज मार्ग या फिर स्थापना इसी के समय हुआ था। अमोघ वर्ष का एक दरबारी था, यह शक्तिशाली शासक था अमोघ वर्ष। इसके दरबार में एक जिनसेन और महावीराचार्य थे। इसकी एक बुक है जिनसेन की आदि पुराण, और ये जो थे महावीराचार्य, इसकी एक मठार संग्रह बुक है। अमोघ वर्ष इंद्र थर्ड, अमोघ वर्ष के बाद इंद्र थर्ड, फिर कर्क सेकेंड, ये अल मसूदी था, अल मसूदी का। और ये कर्क सेकेंड जो था अंतिम शासक था, किसका? राष्ट्रकूट वंश का। इसकी हत्या तेलप सेकेंड ने कर दिया। विज्ञानेश्वर की एक बुक है मिताक्षरा, ये सब याद कर लीजिएगा। कश्मीर का राजवंश बात कर लेते हैं हम लोग, तो 3 थे, लोहार वंश, कारकोटी वंश, इसके बाद उल्पक वंश। तो देखिए, लोहार वंश की बात करें तो संग्राम राज थे यहाँ पर फाउंडर, और हर्ष जो थे कश्मीर का नीरो उसको कहते हैं हम लोग को। इसके दरबारी कौल्हण, इसके दरबार में कौल्हण जी थे, जिसकी राज तरंगड़ी एक बुक है। और इसके ही दरबार में कौन थे? तो जयसिंह भी। इसके बाद जयसिंह आए थे, मतलब अगला शासक। दूसरा जो था वह कारकोटी वंश था, ललिता दिव्य मुक्त पिंड थे। और उसके बाद उत्पल वंश में एक थे जो फाउंडर अवनीवर्धन थे। इसके बाद क्षेमेंद्र गुप्त, वेट्स रानी दिद्दा थी। फिर लोहार वंश था। फिर उसके बाद राज तरंगिणी के बारे में बात करें तो कश्मीर का हिस्ट्री इसमें लिखा गया है। राज तरंगिणी में 1155 तक का हिस्ट्री राज तरंगिणी में है। फिर जय सिंह इसके बाद 1828 से लेके 1155 तक थे। बस यही सब है, इसमें हम लोगों का प्राचीन इतिहास खत्म होता है। और उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।